हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 5, जिसमें क्या दिया गया है, जिसमें दिया गया है फिनांस एंड टैक्सेशन, यानी कि ग्राम पंचायत के जो आय के स्रोत हैं या फिर ग्राम पंचायत कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, इन सब के बारे में कहाँ पे दिया गया है। ये दिया गया भाई चैप्टर 5 में। अब चैप्टर 5 में धाराएं कहाँ से कहाँ तक हैं? चैप्टर 5 में जो धाराएं हैं वो धारा 39 से धारा 45 तक हैं भाई। तो इसमें दिया गया है कि भाई ग्राम फंड के बारे में बात हुई है, फिर ग्राम फंड के स्रोत के बारे में बात हुई है, या फिर ग्राम पंचायत कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, या फिर आपके अगर गांव में कोई भी अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर कोई टावर लगाया जाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स होता है, मछली उत्पादन किया जाता है वो भी क्या होता है, वो भी एक आय का स्रोत होता है। यानी कि कितने प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, ये सब हम डिस्कस कहाँ पे करेंगे? चैप्टर 5 में डिस्कस करेंगे भाई। दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं कि धाराएं कितनी है भाई। धारा है 39 से और धारा 45 तक भाई। धारा 39 से 45 तक है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर 4, जहाँ पे धाराएं कहाँ से कहाँ तक थी। धाराएं थी 13 से लेके 38 तक भाई। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो वहाँ से उन वीडियो को पहले देखिए भाई, ठीक है। उनको देखेंगे और फिर आप चैप्टर 5 को पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं कि भाई धारा 39 भाई। धारा 39, तो धारा 39 में क्या दिया गया है? धारा 39 में दिया गया है कि हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए। हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि ग्राम पंचायत के जो सभी कार्य हैं वो ग्राम फंड से किए जाते हैं, वहां से ग्राम पंचायत को पैसा मिलता है भाई। तो भाई क्या है कि ग्राम फंड की बात हुई है, धारा 39 के तहत ग्राम फंड की बात हुई है। अब हिंदी में लिख देते हैं भाई इसको, हिंदी में है ग्राम निधि भाई। ग्राम निधि, ग्राम निधि है भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा 40 की भाई। धारा 39 को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। अब धारा 40 में क्या है? धारा 40 में है सोर्सेज ऑफ इनकम भाई। सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत भाई। ग्राम पंचायत के जो सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, उन सब की क्या हुई है? बात हुई है। या फिर हम लिख सकते हैं ग्राम निधि के स्रोत भाई। ग्राम निधि के स्रोत भाई, के स्रोत भाई। अब भाई इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं भाई। तो धारा 39 पे आते हैं भाई। धारा 39 क्या है कि ग्राम फंड, तो कहा गया है कि हर ग्राम पंचायत का एक ग्राम फंड होना चाहिए, जिससे पंचायत के सभी कार्य ग्राम फंड से किए जाएंगे। अब ग्राम फंड से पैसा किस प्रकार निकाला जाएगा, कौन निकालेगा, किसकी मंजूरी से निकाला जाएगा? तो भाई पैसा निकालने का काम होता है सरपंच का, लेकिन उससे पहले सरपंच को ग्राम पंचायत के अंदर एक प्रस्ताव पारित कराना होता है, जिसमें पंच और सरपंच दोनों मिलके क्या करते हैं, सभी मिलके क्या करते हैं, एक प्रस्ताव को पारित करते हैं कि कहाँ पे हमें पैसा लगाना है, पैसे की जरूरत क्यों हुई। तो फिर जैसे ही प्रस्ताव पारित होता है तो फिर क्या होता है, फिर सरपंच बैंक के अंदर जाता है, वहां से पैसे निकालता है। लेकिन इसके अंदर सरपंच के ऊपर बाउंडेशन भी डाली गई है भाई, कि सरपंच क्या है कि सरपंच 1000 रुपये इमरजेंसी फंड रख सकता है। सरपंच बिना प्रस्ताव के, सरपंच बिना प्रस्ताव के 1000 रुपये इमरजेंसी फंड के तौर पे यूज कर सकता है, ठीक है। और फिर क्या है कि सरपंच अपने पास यानी कि 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकता भाई। ग्राम पंचायत का जितना भी फंड होता है, जो ग्राम फंड होता है, तो ग्राम फंड में से सरपंच 5000 रुपये रख सकता है। 5000 से अगर ज़्यादा रखेगा तो क्या होगा, तो 21% की वार्षिक दर से उसको उसका ब्याज देना होगा। अब भाई बात आती है कि ग्राम फंड का पैसा रखेंगे कहाँ पे? तो ग्राम फंड का पैसा या तो डाकघर के अंदर रखा जाएगा, या फिर कहाँ पे रखा जाएगा, या फिर कोई भी बैंक है जो कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, या फिर कोई सरकार ने किसी बैंक को बनाया है कि भाई यहाँ पे आप पैसा रखिए। कोई ग्रामीण बैंक के अंदर रखता है, कोई अलग अलग बैंक के अंदर, तो वो क्या करती है, वो सरकार नोटिफाई करती है भाई, ठीक है भाई। तो ये है धारा 39। धारा 39 में दिया गया है कि ग्राम फंड होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 40। अच्छा, इसके अलावा भाई धारा 39 में ये है कि जो भी पैसा खर्च किया जाएगा, जो भी पैसा खर्च किया जाएगा उसको बही खाते में लिखा जाएगा। बही खाते में लिखा जाएगा, यानी कि कितनी इनकम हो रही है उसको भी लिखा जाएगा, कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको भी लिखा जाएगा भाई, ठीक है। अब धारा 40 की बात करते हैं कि भाई ये ग्राम फंड आएगा कहाँ से। अब ये ग्राम फंड
आएगा कहाँ से? तो दोस्तों ये जो है ग्राम फंड है और ये स्रोत हैं, ये सब आपको भी पता है, ये सब आपको भी पता है। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको पता है कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो बस ये कि आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आपको ध्यान रखना है कि किस किस धारा के अंतर्गत है। तो भाई धारा को मत छोड़ना, भाई धारा जरूर याद रखना। 39 में ग्राम फंड की बात हुई है और 40 में सोर्सेज ऑफ इनकम यानी कि ग्राम निधि के स्रोत की बात हुई है। ठीक है, अब भाई ये सोर्सेज ऑफ इनकम कहाँ से आएंगी? भाई सोर्सेज ऑफ इनकम में सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो है भाई गवर्नमेंट की ग्रांट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ग्राम पंचायत को ग्रांट्स देती है भाई। ठीक है, या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से भी ग्रांट्स आती हैं, वो सब कहाँ पे यूज होती हैं? वो ग्राम फंड के अंदर यूज की जाती हैं। इसके अलावा और पैसा कहाँ से आएगा? तो ग्राम पंचायत क्या करती है, टैक्स लगाती है, फीस कलेक्ट करती है। तो टैक्स कहाँ कहाँ लगाती है वो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, धारा 41 के अंदर। लेकिन अभी क्या है कि ग्राम पंचायत क्या करती है, टैक्स लगाती है और फीस कलेक्ट करती है भाई। ठीक है, इसके अलावा पैसा कहाँ से आएगा? इसके अलावा जो पैसा है वो आता है, जैसे कि ग्राम पंचायत की कोई ज़मीन होती है, ग्राम पंचायत की ज़मीन को पट्टे पे दिया जाता है भाई, ग्राम पंचायत की ज़मीन को पट्टे पे दिया जाता है और फिर उससे जो इनकम होती है उसको ग्राम फंड के अंदर डाला जाता है। या फिर ग्राम पंचायत की ज़मीन में अगर कोई पेड़ हैं, जैसे कि पेड़ गिर जाते हैं, कई बार वो सूख जाते हैं, तो उनको क्या होता है कि बेचना होता है भाई, तो उनको बेच के भी जो कमाई होती है वो क्या आती है, वो ग्राम फंड में जाती है। या फिर इसके अलावा कुछ ग्राम पंचायत के कुछ सेवक होते हैं, वो क्या करते हैं, गांव से कूड़ा करकट इकट्ठा करके जैसे कि उस सबको बेच देते हैं और ग्राम फंड के अंदर उसको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ डोनेशन भी आती हैं भाई। इसके अलावा क्या आती हैं, कुछ डोनेशन भी आती हैं, वो भी क्या है, वो भी ग्राम फंड में क्या है, वो जाती हैं भाई। इसके अलावा जो एक और स्रोत है कि भाई मछली पालन। मछली पालन, तो गाँव के तालाबों में मछलियों को पाला जाता है, मछलियों को पाला जाता है और उनको जो बेच के जो कमाई होती है वो भी ग्राम फंड के अंदर डाली जाती है। तो भाई ये सभी क्या है, ये आपके सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ दी ग्राम पंचायत है भाई। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि भाई पंचायत को क्या है कि पंचायत को राइट है कि भाई वो कोई भी टैक्स लगा सकती है भाई, टैक्स लगा सकती है। अब इनकम कहाँ से आएगी? इनकम तो टैक्स से ही आएगी भाई। तो अब कौन कौन से टैक्स ग्राम पंचायत लगा सकती है ये हम देखते हैं भाई। अब इसमें धारा 41 के अंतर्गत, धाराएं जरूर याद रखें भाई, धारा इंपॉर्टेंट है भाई। धारा 41 के अंतर्गत पावर होती है भाई, किसके पास? ग्राम पंचायत का। तो पावर ऑफ टैक्सेशन, पावर ऑफ द टैक्सेशन एंड फीस भाई, पावर ऑफ टैक्सेशन एंड फीस, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, टैक्सेशन, टैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? कराधान भाई, कराधान। और जो फीस वसूल करने की, यानी कि फीस की शक्ति कह सकते हैं भाई, फीस की शक्ति, आप समझ जाओ भाई इसको, फीस वसूल करने की शक्ति होती है। ठीक है, यानी कि टैक्स लगाने की शक्ति और फिर फीस वसूल करने की शक्ति है। इन दोनों को किसके अंतर्गत रखा गया है? धारा 41 के अंतर्गत रखा गया है। तो भाई दोस्तों, हमने जितने भी जो धाराएं हैं या फिर जितने भी जो सेक्शन है पढ़े हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़े हैं। डिटेल में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको ये याद रहे भाई। अब आप डायरेक्ट देखें, आप 280 धाराएं याद करें तो आपको आइडिया तो हो जाएगा, याद तो कर लेंगे एक बार, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि धारा 41 के अंतर्गत है। जैसे ऑप्शन दिए जाए भाई आपको, ग्राम फंड किस में आता है भाई? तो 38, 39, 40 और 41 भाई, तो आपको भाई याद नहीं रहेंगे। अब इस तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएंगे भाई। ठीक है, और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब धारा 41 में क्या है कि पावर ऑफ टैक्सेशन। अब भाई टैक्स किस किस चीज़ के ऊपर लगाए जाएंगे? तो सबसे पहला जो टैक्स इसमें लगेगा, हाउस के ऊपर लगेगा भाई, हाउस के ऊपर टैक्स लगेगा भाई। तो ग्राम पंचायत घरों पे भी टैक्स लगाती है, उनमें रहने वाले लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाती है। अब इसमें भाई कुछ कंडीशन दी गई है कि किसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़ के चला जाता है, 1 साल से वहाँ आता ही नहीं है, तो उसको टैक्स नहीं लगेगा भाई। इसके अलावा किसको टैक्स लगेगा भाई? इसके अलावा टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो कि 62 की और 65 की और 71 की लड़ाई में लड़े हैं, या फिर उनके जो घर के जो मेंबर हैं, अगर वो उस गांव में रहते हैं तो उनको भी क्या है कि हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा भाई, उनको भी हाउस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता है या फिर ग्राम पंचायत यानी कि फेल हो जाती है, तो क्या करती है, गवर्नमेंट उस टैक्स को क्या करती है, वसूल करती है भाई। ठीक है, इसके अलावा टैक्स कहाँ पे लगाया जाता है? इसके अलावा सर्विस टैक्स लगाया जाता है भाई, सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है। अगर मान लिया कि कभी
जैसे कि आपकी गलियों की सफाई होती है या फिर गलियों में रोशनी की कोई सुविधा नहीं है, तो अगर ग्राम पंचायत लगाती है तो एक टैक्स भी लगाती है साथ में। ठीक है, ग्राम पंचायत अगर वो काम करती है तो आपके ऊपर एक टैक्स लगाया जाता है, वो टैक्स आपको पे करना होता है भाई। ठीक है, वो सर्विस टैक्स में लिया जाता है। इसके अलावा क्या है, वाटर टैक्स भी है भाई। इसके अलावा क्या है, वाटर टैक्स भाई। तो भाई जब आपके घरों में पानी आता है तो पानी के ऊपर भी क्या करती है ग्राम पंचायत, क्या लगाती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर भी क्या लगाती है, आपके ऊपर टैक्स लगाती है। तो भाई क्या हो गए, एक तो हाउस टैक्स हो गया भाई, एक सर्विस टैक्स हो गया और एक वाटर टैक्स हो गया। या फिर इसके अलावा कोई मेले होते हैं, जैसे आपके गांव में मेले होते हैं, तो मेलों के अंदर भी क्या होता है कि फेयर्स के अंदर मेलों के अंदर अगर आप कैटल के फेयर्स को छोड़ दें, यानी कि पशुओं के फेयर्स को छोड़ दें, और इसके अलावा जो भी मेले लगते हैं उसमें जो दुकानदार होते हैं उनमें जो दुकानदार होते हैं उनके पास एक टैक्स लिया जाता है भाई। यानी कि उनके पास कौन सा टैक्स लिया जाता है, आप बताएं भी कौन सा टैक्स लिया जाता है। अगर किसी को है, याद है, तो आप भाई आप यहाँ पे क्या करें कि आप कमेंट्स के अंदर बताएं भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या है, फेयर्स के ऊपर हो गया, कैटल के ऊपर हो गया, या फिर कई बार कैटल्स को बेचना होता है। जैसे आपके मेला लगता है तो पशुओं का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। पशुओं का क्या कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो पशुओं का जिस टाइम पे रजिस्ट्रेशन होता है तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है, और वो भी किस में जाती है, वो भी टैक्स किस में जाता है, वो भी ग्राम फंड के अंदर जाता है। तो भाई रजिस्ट्रेशन ऑफ एनिमल के ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। ठीक है, तो भाई ये आप कमेंट में बताएं भाई, ये कमेंट में बताएं कि जो दुकानदार के ऊपर जो कैटल फेयर से, कैटल फेयर को छोड़ के और कोई भी फेयर होता है तो उसके अंदर जो दुकानदारों के ऊपर जो टैक्स लगता है वो कौन सा टैक्स होता है भाई। आइए दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं धारा 42। धारा 42 के अंतर्गत क्या आता है भाई। तो भाई धारा 42 है कि धारा 42 में कहा गया है कि पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेज एंड द रिट ऑफ द इरिकवरेबल अमाउंट। भाई क्या है भाई, ये है कि भाई पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेज, यानी कि टैक्सों के अंदर छूट देना भाई। और इसके अलावा क्या है कि रिट ऑफ का मतलब होता है खारिज करना भाई। तो रिट ऑफ द इरिकवरेबल अमाउंट, यानी कि कुछ ऐसा अमाउंट, जैसे कि टैक्स तो लगा दिया, अब बाद में ग्राम पंचायत को पता चले कि वो टैक्स आया ही नहीं भाई कभी, तो वो अगर ग्राम पंचायत को लगे कि भाई वो टैक्स आने ही नहीं वाला, यानी कि वो अमाउंट हमारे पास आने ही नहीं वाला, हम उसको रिकवर कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, उसको खारिज कर दो भाई, उसको छोड़ दो। यानी कि कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि वो टैक्स नहीं दे सकता भाई, तो ग्राम पंचायत ये फैसला लेती है कि भाई कुछ टैक्स के अंदर छूट दी जाए, और छूट देने के बाद भी पैसा ना आए तो भाई उसको खारिज कर दो भाई। गवर्नमेंट भी तो यही करती है। गवर्नमेंट भी क्या करती है कि पहले जितने भी हमारे जो भी पूंजीपति लोग हैं उनको पैसा देती है, लेकिन वो टाइम पे पैसा नहीं देते हैं। फिर लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट में ऑप्शन बचता है कि उनके सभी पैसों को माफ़ कर दिया जाए भाई। ठीक है, तो भाई क्या करती है ग्राम पंचायत भी टैक्स के अंदर पहले छूट देती है, और फिर भी पता चले कि भाई उसको पैसा नहीं आने वाला तो फिर क्या कर देती है, वो एक टाइम के बाद उसको खारिज कर देती है। हिंदी में है भाई कर में छूट और अपरिवर्तनीय राशि को खारिज करना। अपरिवर्तनीय मतलब जो परिवर्तन न हो, परिवर्तन मीन्स कि जो पैसा नहीं आने वाला। ठीक है भाई, तो धारा 42 के अंतर्गत ये रखा गया है भाई। और धारा 43 में क्या है, तो धारा 43 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। धारा 43 धारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया है कि ऑडिट्स ऑफ द अकाउंट्स, इंस्पेक्शन ऑफ द बजट्स एंड अकाउंट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द अकाउंट्स। भाई तो भाई आप क्या है कि अपनी ग्राम पंचायत में जाके कभी चेक भी कर सकते हैं कि आपके गांव का बजट किस प्रकार बनाया गया है, लेकिन आपको उसके लिए पैसे जरूर देने पड़ेंगे भाई। बताते हैं किस प्रकार। ठीक है, तो भाई ये कहा गया है कि ऑडिट ऑफ द अकाउंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट, और हिंदी में लिखा गया है हिसाब किताब का लेखा जोखा। मीन्स क्या हुआ कि ग्राम पंचायत की जितनी भी इनकम होती है, ग्राम पंचायत की जितनी भी इनकम होती है वो रिसिप्ट की फॉर्म में होती है। जितना भी खर्चा किया जाता है वो भी रिसिप्ट की फॉर्म में हो जाता है। तो इन सब का क्या है, लेखा जोखा की बात कहाँ पे करी गई है, धारा 43 के अंतर्गत की गई है। यानी कि इन सब का एक हिसाब रखा जाएगा, इन सब का प्रॉपर हिसाब रखा जाएगा भाई। ठीक है, फिर जैसे ही मान लिया कि हिसाब हुआ, फिर बजट तैयार किया जाएगा भाई। अब जैसे ही बजट तैयार होता है ना, तो फिर क्या होता है,
तो ग्राम पंचायत एक ऐसा अरेंजमेंट करती है जिसमें एक सरकार द्वारा कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि आप चेक करिए भाई इनके द्वारा जो पैसा जहाँ पे लगाया गया है वो सही है या नहीं। तो इसका प्रबंध कौन करती है? ग्राम पंचायत करती है भाई। तो सबसे पहले होता है ऑडिट ऑफ अकाउंट, फिर इंस्पेक्शन एंड द बजट्स एंड द अकाउंट्स, यानी कि बजट का और जो ये लेखा जोखा हुआ है, मीन्स होता है जो रिसिप्ट आई है या फिर रिसिप्ट गई हैं जो एक्सपेंडिचर की, इन सब की क्या होती है? जांच होती है भाई कि ये सही है या नहीं। अगर वो सही नहीं होती हैं तो ग्राम पंचायत के ऊपर केस चलाया जाता है कि भाई किसने यहाँ पे पैसे को की फेरबदल की है भाई। ठीक है। एंड पब्लिकेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द अकाउंट, यानी कि जो भी पैसा आपके गांव में खर्च किया जाता है, जिस साल में, जो पूरे साल में जो पैसा खर्च किया जाता है, उसका क्या होता है कि उसका पूरा एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। वो आपको ग्राम पंचायत के ऑफिस में मिल जाएगा। अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि हमारे गांव में कितना पैसा कहाँ पे लगाया गया है, तो एक तो लोग तो आरटीआई भी डालते हैं। अगर आप देखें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पंचायत ऑफिस में जाके चेक कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए आपको 50 रुपये फीस ज़रूर देनी पड़ेगी भाई। कितनी होगी? हर कोई आदमी जाके नहीं देख सकता। 50 रुपये आपकी क्या लगेगी? फीस लगेगी भाई। तो भाई ये कहाँ पे कहा गया है? ये धारा 43 के अंतर्गत कहा गया है। धारा 42 में क्या है कि कर में छूट है, जो पैसा नहीं आने वाला उसको छोड़ दो भाई। और धारा 43 में क्या है कि जो भी बजट तैयार होता है वो उसका प्रकाशन किया जाता है, गांव का कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है, लेकिन फीस 50 रुपये देनी होगी भाई। ठीक है। तो भाई ये क्या है कि ये इनसे आपके पास क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते, आप डायरेक्ट धारा के अंदर जरूर पुट कर सकते हैं कि बताइए कि भाई कर में छूट, ग्राम पंचायत के कर में छूट किस धारा के अंतर्गत है? तो 43 है भाई। और फिर पूछा जाए कि भाई ये ऑडिट ऑफ अकाउंट्स या फिर बजट का प्रकाशन किस में बात की गई है, तो भाई ये है धारा 43 के अंदर। इसके बाद बात करते हैं धारा 44, और फिर लास्ट जो धारा है वो होगी 45 भाई। अब 45 में दिया गया है कि भाई जैसे कि आपके 45 को डिवाइड भी किया गया है भाई, 45A, 45B, 45C, जिसमें सैटेलाइट से रिलेटेड या फिर कोई भी आपके गांव में कारखाना लगता है तो उसके ऊपर भी टैक्स देने पड़ते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी डिस्कस कर रहे हैं धारा 44 भाई। धारा 44, तो धारा 44 में कहा गया कि द एक्सपेंस ऑफ द ग्राम पंचायत भाई। ग्राम पंचायत का जो खर्चा होगा, यानी कि जो भी खर्च किए जाएंगे पैसे, वो कहाँ से निकाले जाएंगे? हमने ये पहले ही बता दिया, धारा 39 के अंदर ही बता दिया कि वो पैसे कहाँ से निकाले जाएंगे, वो ग्राम फंड से निकाले जाएंगे। लेकिन एक्सपेंस मतलब खर्चा में मतलब जो भी रिसिप्ट हैं, जो पैसा आने वाली है और फिर जाने वाली है, तो दोनों जो ग्राम पंचायत की बात कहाँ पे हुई है, वो बात कहाँ पे हुई है? धारा 44 के अंतर्गत बात हुई है। ये दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 45, और धारा 45 के अंतर्गत क्या आता है भाई? तो भाई धारा 45 के अंतर्गत जो बात हुई है वो हुई है स्पेशल टैक्स की भाई। किसकी बात हुई है? स्पेशल टैक्स एंड कम्युनिटी सर्विस टैक्स हुई। कम्युनिटी सर्विस टैक्स हुई। और स्पेशल टैक्स को क्या बोला जाता है भाई? हिंदी में इसे बोला जाता है विशेष कर, यानी कि कोई स्पेशल टैक्स लगाया गया है भाई, विशेष कर। और क्या है? सामुदायिक सेवा कर भाई, सामुदायिक सेवा कर। यानी कि सामुदायिक सेवा कर क्या है कि एक ऐसा कर लगाया जाता है जिससे सभी समुदायों का क्या हो? भला हो, या फिर सभी समुदाय के लिए अगर कोई काम किया जाए तो वो कौन सा टैक्स होता है? वो सामुदायिक सेवा कर होता है भाई। और स्पेशल टैक्स यानी कि कोई एक स्पेशल टाइप का टैक्स जो कि ग्राम पंचायत चाहे तो लगा सकती है भाई। अब लगाएगी किस प्रकार? तो भाई ग्राम पंचायत क्या करेगी? सबसे पहले अप्रूवल लेगी भी डायरेक्टर की। ठीक है। अब डायरेक्टर कौन होता है? निदेशक जिसको बोलते हैं। अब डायरेक्टर क्या करता है? डायरेक्टर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद के सभी मेंबर्स के जो इस्तीफों को कोई जो स्वीकार कौन करता है भाई, यानी कि उनके ऊपर रिटर्न में कौन देता है कि भाई ये इस्तीफा मंजूर हुआ है या फिर नहीं हुआ, तो वो कौन देता है? वो डायरेक्टर देता है। कौन देता है? निदेशक देता है भाई। तो भाई इसमें क्या है कि निदेशक की अप्रूवल के ऊपर अगर ग्राम पंचायत चाहे तो स्पेशल टैक्स और कम्युनिटी सर्विस टैक्स लगा सकती है। किसके ऊपर? वहां के अडल्ट मेंबर्स के ऊपर। किसके लिए? कोई पब्लिक वर्क के लिए। अगर उस पब्लिक वर्क में अगर कोई व्यक्ति लेबर करना चाहे तो उसको उस टैक्स में क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी, यानी कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को वो काम करने के लिए कहे, यानी कि उसमें योगदान देने के लिए कहे, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है भाई।
तो इसमें धारा 45 में कुछ ज्यादा बात नहीं हुई है, बस ये है कि स्पेशल टैक्स एंड कम्युनिटी सर्विस टैक्स की धारा 45 के अंतर्गत बात हुई है भाई। इसके अलावा क्या है कि इसके अंदर एक अमेंडमेंट भी हुई है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई है 2012 में हुई। कब हुई है भाई? 2012 में। अब 2012 में अमेंडमेंट में क्या हुआ है कि जो आपकी धारा 45 है उसको धारा 45A, धारा 45B और धारा 45C में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है भाई। तो भाई इसमें क्या है कि धारा 45A भाई, धारा 45A में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई कंपनी अगर उस गांव के एरिया के अंदर अगर कोई टावर्स लगाना चाहती है, कम्युनिकेशन टावर लगाना चाहती है, तो वो क्या है कि कोई भी कंसर्न जो अथॉरिटी है उसकी बिना अप्रूवल के नहीं लगा सकती भाई। यानी कि उसको वहां पे ग्राम पंचायत को इन्फॉर्म करना पड़ेगा या फिर और कोई भी अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इस एरिया के अंदर कोई टावर लगा रहे हैं। बिना अप्रूवल के कोई भी टावर नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा क्या है कि उसका जो मालिक है, जो भी टावर है, जो कम्युनिकेशन टावर लगा रहा है या फिर जो कंपनी का मालिक है, उसको क्या करना पड़ेगा? ग्राम पंचायत को टैक्स देना पड़ेगा और फीस भी देनी पड़ेगी। उसका अगर उस गांव में टावर है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस टावर के लिए क्या देना पड़ेगा? टैक्स और फीस दोनों देनी पड़ेगी भाई। ठीक है भाई। तो ये किसके अंतर्गत बात हुई है? ये धारा 45A के अंतर्गत बात हुई है। इसके अलावा धारा 45B में किसकी बात हुई है अभी? धारा 45B में किसकी बात हुई है कि अगर कोई व्यक्ति कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान खोलना चाहता है या फिर कोई इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है उस गांव में, उस गांव की जितनी भी भूमि है उसके अंदर अगर कोई भी संस्थान या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज यानी कि कारखाना खोलना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वहां की अथॉरिटी को बताना पड़ेगा। अब अथॉरिटी कुछ भी हो सकती है भाई। अब गांव में है तो अथॉरिटी क्या मानेंगे हम? ग्राम पंचायत है भाई। और वहां पे पंचायत समिति में देखा जाए तो किसको बताना पड़ेगा? वह पंचायत समिति के मेंबर यानी कि चेयरमैन को बताना पड़ेगा। तो भाई क्या है कि जो भी अथॉरिटी है उसको वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम यहाँ पे कारखाना लगाना चाहते हैं, और उसके लिए साथ में उसको क्या करना पड़ेगा? उसको वहां पे टैक्स यानी कि फीस या जो भी टर्म एंड कंडीशन में लिखा होगा उन सबको क्या करना पड़ेगा? उसको फॉलो करना पड़ेगा। किस धारा के अंतर्गत? धारा 45B के अंतर्गत। ठीक है भाई। और इसके अलावा है धारा 45C, धारा 45C। अब धारा 45C में किसकी बात हुई है? अब धारा 45 में C में बात हुई है कि धारा 45A के अंतर्गत जितने भी आपके जो भी कम्युनिकेशन टावर हैं, संचार के जो भी साधन हैं, या फिर जो भी कारखाने हैं, या फिर जो भी स्कूल खोले गए हैं, या फिर कोई भी संस्थान खोले गए हैं, वो रेगुलर रहेंगे या नहीं? वो रेगुलर रहेंगे या नहीं, इसकी बात कहां पे हुई है? धारा 45C के अंतर्गत बात हुई है। इसमें बात हुई है कि टर्म एंड कंडीशन, अगर मान लिया कि वो टावर उस एरिया के अंदर कोई टावर स्थापित करता है या फिर कोई कारखाना स्थापित करता है, तो वहां की अथॉरिटी क्या करती है? कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाती है, और उस टर्म और कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? उनके जो मालिक हैं, जो संस्थानों के जो मालिक हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उसको फॉलो करना पड़ेगा भाई। तो टर्म एंड कंडीशन को क्या करना पड़ेगा? वहां पे फॉलो करना पड़ेगा। टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मान लिया कि कोई भी मालिक है इन टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके जो टावर्स है या फिर उसके कारखाना है उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। और टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कितने महीने के अंदर करना पड़ेगा? जिस टाइम पे टर्म एंड कंडीशन आई है यानी कि जिस दिन पास हुई है उसके 3 महीने के अंदर, उसके 3 महीने के अंतर्गत उनको क्या करना पड़ेगा? उसके मालिक को फॉलो करना पड़ेगा भाई। ठीक है भाई। तो भी दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं है, धारा 45 में कुछ ज्यादा नहीं है, बस आपको याद क्या रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि धारा 45 के अंतर्गत कोई विशेष कर या फिर कोई सामुदायिक सेवा कर की बात हुई है। की क्लास में हमने क्या जाना कि चैप्टर 5 है जिसमें फिनांस एंड टैक्सेशन की बात हुई है, जहां पे धाराएं कहां से कहां तक हैं? धारा 39 से धारा 45 तक की बात हुई है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसमें किसकी बात हुई है? कंट्रोल ऑफ द ग्राम पंचायत की बात हुई है, यानी कि सरपंच को कौन हटा सकता है या फिर ग्राम पंचायत के ऊपर कंट्रोल किसका होता है। तो भाई ये नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जहां पे धाराएं कहां से कहां तक हैं, जिसमें धाराएं हैं 46 से और 54 यानी कि 46 से 54 तक की वो धाराएं हैं। फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारी 54 तक की धाराएं कंप्लीट होंगी हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ग्राम पंचायत की जितनी भी धाराएं हैं वो सब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।
उसके बाद पढ़ेंगे पंचायत समिति, जिसमें धाराएं कहां से कहां तक है। धारा 55 से धारा कहां तक है, 116 तक की धाराएं किसमें है, पंचायत समिति के अंदर है। तो भी दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं, जो कि 28 तारीख को रात को 8 बजे होगी या फिर 9 बजे होगी। हमारी जो टाइमिंग है वो 8 से 9 तक की रहती है। तो भी दोस्तों तैयार रहना, 8 से 9 बजे 28 तारीख को मिलते हैं।